हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब भी मैं आईपीओ में अप्लाई करता हूं तो मुझे अलॉटमेंट नहीं आती है। क्या वो रीज़न है, क्या वो कारण है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हम किस तरीके से बिड करें जिससे हमें आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाए। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो रीज़न हैं जिसकी वजह से अलॉटमेंट एक इन्वेस्टर को नहीं मिलती है। मैंने जनरली देखो अपना एक्सपीरियंस आप सभी के शेयर करता हूँ। जनरली मैंने ऐसा पाया जो आईपीओ अच्छे खासे सब्सक्राइब हो जाते हैं और जिनमें फंडामेंटल देख के लग रहा होता है कि इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो उसमें तो अलॉटमेंट आती नहीं है। जो बेकार के आईपीओ होते हैं उसमें अलॉटमेंट आ जाती है। तो क्या किया जाए इसमें? सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन को अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अलॉटमेंट उनको नहीं मिलती है जो कट ऑफ प्राइस पे बिड नहीं करते हैं। क्या होता है कि हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस पे बिड करना होता है। अगर उस आईपीओ में डिस्काउंट है, अगर मान लीजिए कई आईपीओ ऐसे होते हैं जैसे कोचिंग शिपयार्ड पे था, डिस्काउंट था, तो जब आप एसबा के थ्रू अप्लाई करेंगे, जिस भी बैंक के थ्रू, आपका एसबीआई है, एचडीएफसी है, वट जो भी है, उसमें ऑटोमेटिकली वो होता है हिसाब किताब। यानी कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, वो कट ऑफ प्राइस पे ही बिड लगती है। अगर आप कट ऑफ प्राइस पे बिड नहीं लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं आएगी। पहला ये रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जब हम बिड करते हैं, जब भी हम एल्बा के थ्रू अप्लाई करते हैं किसी बैंक के थ्रू, तो 3 ऑप्शन होते हैं बिडिंग के। तो आपको मल्टीपल बिड्स कभी भी नहीं लगानी है। मान लीजिए आप 10 लॉट लगाना चाहते हैं तो आप एक ही बिड के अंदर 10 लॉट लगाइए, या फिर अगर आप 2 लॉट लगाना चाहते हैं तो आप एक ही बात बिड कीजिए, उसके अंदर मल्टीपल बिड मत डालिए। मल्टीपल बिड डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे कई लोग आर्ग्यू करेंगे इस बात पे, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने एक आईपीओ में गलती से 2 बिड कर दी थी। वो एक्चुअली क्या था कि थोड़ा वेबसाइट हैंग हो गई थी, वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा था मेरी बिड लगी या नहीं लगी। तो हुआ ये कि मैंने एक बिड लगाई तो थोड़ा कंफर्मेशन लेट आया, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि लगी या नहीं लगी। लास्ट दिन था तो मैंने एक बार दोबारा लगा दी। तो वो मेरी गलती थी, बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं थी। बैंक का सिस्टम बिल्कुल ठीक था। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। जैसे आपने बिड कर दी, आपने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया, आपने कोई गलती नहीं की, आपने कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाई, आपके पास से एक पासवर्ड आया, आपने पासवर्ड को ओके किया और वहां दिखा रहा है कि आपका एक्सेप्ट हो गया, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंक की तरफ से कंफर्मेशन अपने आप आ जाता है। तो मैंने गलती की थी, मैंने दोबारा बिड कर दिया था। उसने मेरी वो बिड भी एक्सेप्ट कर ली थी। एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी बैंक के थ्रू अगर लगाते हैं, एक लॉट लगाते हैं या 10 लॉट लगाते हैं, तो बैंक जो होता है हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके वो एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है और एक्सचेंज की वहां से रिजेक्ट हो जाती है बिड, क्योंकि मल्टीपल बिड एक पैन नंबर पे अलाउ नहीं है। उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू काफी सारे व्यूअर मुझे कहते हैं कि हम आईपीओ में कितनी बिड लगाएं जिससे हमें अलॉटमेंट आ जाए। दोस्तों देखो, ऐसा होता है, ये जो आईपीओ का जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है कि हर किसी को अलॉटमेंट देनी ही होती है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, वो कहते हैं कि हर किसी को कोशिश किया जाए एटलीस्ट एक एक लॉट तो सबको दिया जाए। तो मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आपको और अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा है, ठीक है। अब बांटने वाले के पास है 100 प्लेट, ठीक है। राजमा चावल बांट रहा है वो, जो कि सबका फेवरेट है। राजमा चावल वो बांट रहा है, 100 प्लेट है बांटने के लिए। देखते ही देखते लाइन हो गई 300 बंदों की। मतलब 300 बंदे हैं जो प्रसाद लेना चाहते हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं। अब बांटने वाले के पास 100 प्लेट है। अब बताओ, उसके बाद तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो अब इसमें वो बांटने वाला तो प्रॉब्लम में फंस गया। अब 300 बंदे हैं मांगने वाले। अब बीच में एक बंदा है, वो कह रहा है भैया मुझे एक नहीं 10 प्लेट चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा है मुझे एक नहीं 3 प्लेट चाहिए। कोई चौथा बंदा कह रहा है एक नहीं मुझे 8 प्लेट चाहिए। तो वो उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। हर किसी को तो देखो अलॉटमेंट मिलेगी नहीं। अब 300 लोग हैं प्रसाद लेने वाले, 100 प्लेट हैं, तो कोई जो लकी बंदा होगा उसी को अलॉटमेंट मिलेगी। तो अब आप कहेंगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बात हम भी जानते हैं, तो हमें भी पता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो एक भ्रांति जो लोगों को होती है, जो इन्वेस्टर को होती है, वो सोचता है मैं 10 लॉट लगाऊंगा तो मुझे अलॉटमेंट आएगी। कोई सोचता है कि मैं 5 लॉट लगाऊंगा तो मुझे अलॉटमेंट आएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक लॉट लगाएंगे तब भी अगर आपकी किस्मत में होगा तो अलॉटमेंट आएगी। वहीं अगर आपने 10 लॉट लगाए होंगे, अगर आपकी किस्मत में होगा अलॉटमेंट नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप ज्यादातर जो इन्वेस्टर है 90% जो जितने भी आईपीओ सब्सक्राइब हुए हैं, जैसे सीडीएसएल का हो गया या कोचिंग शिपयार्ड का हो गया, इसमें 90% जो बिड लगती है वो एक एक लॉट की लगती है। ज्यादातर लोग एक एक लॉट लगाते हैं और उसके बाद मैक्सिमम बिड लगती है 2 लॉट की, उसके बाद 3 लॉट की। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं वो एक एक लॉट लगाते हैं। अगर किस्मत में एक लॉट में भी आपको अलॉटमेंट आनी होगी तो एक लॉट में भी आ जाएगी। आप 10 में लगाएंगे तो भी नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं होता लगाने को, तो सोचता है यार छोड़ यार क्या करना है लगा के, आईपीओ इतना उसका भी हो गया है, छोड़ ध्यान दे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने लगाता। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप उस आईपीओ में जरूर अप्लाई करो, चाहे एक लॉट लगाओ लेकिन लगाओ जरूर। अगर आपकी किस्मत में होगा तो अलॉटमेंट आ जाएगी आपको, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, अगली बार लगाऊंगा नेक्स्ट आईपीओ में जब मेरे पास पैसे होंगे, 1 लाख रुपए का होगा तब मैं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप एक लॉट भी लगाओगे, आपकी किस्मत में होगा, आना होगा तो आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए? दोस्तों देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जे देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक बार पहले भी मैंने इस पर शेयर किया था, मैंने जब आईपीओ गेम मार्केट के ऊपर बताया था कि किस तरीके से लोग एप्लीकेशन बेच देते हैं और बेनिफिट उठा लेते हैं। उनको लगता है अलॉटमेंट नहीं आएगी तो पहले ही वो बेच देते हैं ग्रे मार्केट में। वो वीडियो डाला था, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। व्हाट इज गेम मार्केट, आईपीओ गेम मार्केट प्रीमियम, उसका उस वीडियो का टाइटल है। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ किस तरीके से आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस किसी भी आईपीओ में बढ़ा सकते हैं। ऐसा 100% श्योर नहीं है कि आपको अलॉटमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी एक उम्मीद बढ़ जाएगी, आपका एक चांस बढ़ जाएगा कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो उसका हुआ है उसके अंदर शायद आपको अलॉटमेंट आ जाए। तो आप कोशिश कीजिए मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कीजिए। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप 5 लॉट लगाने जा रहे हैं अपने नाम से, तो आप कोशिश कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट खुलवा लीजिए। जैसे मम्मी हो गया, पापा हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनके नाम से आप एक एक लॉट लगा दीजिए हर अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अलॉटमेंट के। जैसे कि मान लीजिए आप 5 लॉट अपने नाम से ही लगाने जा रहे थे, अब यहाँ आपके 5 अकाउंट अलग अलग खुल गए, तो 5 अलग अलग पैन नंबर से 5 बार आप बिड कर पाएंगे अलग अलग जगह से, तो अलॉटमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे इस केस के अंदर। किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना एक लकी ड्रॉ से कम नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 या 2 लॉट हर किसी अकाउंट में अप्लाई जरूर कीजिए। दूसरा तरीका, अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं, वो जो आईपीओ आ रहा है अभी, उसकी अगर पेरेंट कंपनी लिस्टेड है तो आप पेरेंट कंपनी का शेयर पहले से लेकर रखिए अपने डीमैट अकाउंट में। उससे क्या होगा कि आपको चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट के। आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहले जहां आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते थे, अब आपके पास अगर पेरेंट कंपनी का शेयर होगा तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अलॉटमेंट के। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं, जैसे पीछे अभी आईपीओ आया था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें क्या था, जिसके पास एचडीएफसी के शेयर थे वो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकता था, शेयर होल्डर कोटे में अप्लाई कर सकता था। मैंने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था तो मुझे 5 लॉट आए थे। वहीं दूसरी जगह मेरे भाई ने भी अप्लाई किया था, उसके बाद एचडीएफसी के शेयर नहीं थे, उसने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया था, 3 लॉट अप्लाई किए थे उसने, उसको एक भी लॉट नहीं आया था। तो यानी कि अगर आपके पास जो आईपीओ आ रहा है उसकी पेरेंट कंपनी का अगर आपके पास स्टॉक है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको अलॉटमेंट आ सकती है। अब फ्यूचर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अलॉटमेंट आ जाए, जैसे कि एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है, अगर आपके पास एचडीएफसी के शेयर होंगे तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, उसकी पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक भी शेयर है, जरूरी नहीं है आपके पास 100 शेयर होने जरूरी है, अगर आप एक शेयर भी लेके बैठे हैं तब भी आप शेयर होल्डर हैं, क्योंकि एक शेयर वाला भी शेयर होल्डर ही होता है। अगर आपका एक शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात, अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन डाटा देखने के बाद लास्ट दिन अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं एफआईएस का, डीआई का और म्यूचुअल फंड का और इंश्योरेंस कंपनी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनका इंटरेस्ट देखने के बाद ही अप्लाई करते हैं उस आईपीओ के अंदर। अगर आप किसी भी आईपीओ में लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन डाटा देख के, तो कोशिश कीजिए आप 1-2 बजे से पहले ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार लास्ट मोमेंट पे सर्वर पे प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर बैंक की वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते, आपकी बिड एप्लीकेशन प्रोसेस होने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद चौथी बात, आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपनी डिटेल्स को, जैसे पैन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, को ध्यान से बने। कई बार क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ नेम है, आपके पैन नंबर पे कुछ नेम है, तो उससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद लास्ट जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मैंने अगर 10 आईपीओ में अप्लाई किया तो उसमें मुझे एक में अलॉटमेंट आई। वहीं पे मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट पे और अपने पापा के अकाउंट पे, जो कि सीनियर सिटीजन है, उनके अकाउंट से अप्लाई किया 10 आईपीओ में, तो उनके अंदर मुझे 3 के अंदर अलॉटमेंट आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन या फिर वुमेन्स के लिए कुछ कोटा है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई करके दे सकते हैं अपने वाइफ के नाम पे या अपने पापा के नाम पे या अपनी मम्मी जी के नाम पे अप्लाई करके देख लीजिए कि उसमें शायद हो सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि आपको अलॉटमेंट आ जाए। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, शायद हो सकता है उसमें अलॉटमेंट आपको आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।